दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें आने की इजाज़त नहीं दे रहा। दूसरी तरफ सरकार किसानों से बात करना चाहती है, लेकिन किसान सरकार से बातचीत को तैयार नहीं है। लेकिन किसान, सरकार और प्रशासन की इस लड़ाई में पिस रही है आम जनता। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ कि किस तरीके से मेन हाईवे को जो है वो ना सिर्फ सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाकर बल्कि उसके बाद कंक्रीट डलवाकर बंद किया गया। ये मेन हाईवे है जो दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है और यही रास्ता आगे जम्मू तक जाता है, जम्मू कश्मीर तक जाता है। मेन हाईवे पर ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं और केवल ये सिर्फ शुरुआत है। दिल्ली पुलिस के अरेंजमेंट्स की ये सिर्फ शुरुआत है, ये पहली लेयर कही जा सकती है। बहरहाल किसान अभी फ़िलहाल शंभू बॉर्डर पर जो है वो जूझ रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर अभी रुके हुए हैं और वहाँ पर लगातार जो है पुलिस वहीं पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर वो दिल्ली आते हैं तो दिल्ली आकर भी उन्हें यही सब झेलना होगा। कमिश्नर भरत रावत के साथ कविल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। शंभू बॉर्डर पर आज भी दूसरे दिन किसान आंदोलन का दौर जारी है। ऐसे में किसान और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति लगातार देखी जा रही है। किसान अपनी मांगों पर आज भी अड़े हुए हैं और वो बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने की फिराक में हैं। ऐसे में कोशिश किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है कि आज दूसरे दिन जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो सीमेंट की कंक्रीट दीवार बनाई गई है, उसे तोड़ा जाए और हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाया जाए। चाहे वो 3 कृषि कानून को लेकर हो, MSP को लेकर हो, और किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को मान ले, अन्यथा वो दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। ऐसे में आज भी आंसू गैस के गोले सुबह 8 बजे से ही प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और शाम होते होते तक इसी तरह से टकराव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस फोर्स किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान अपनी बातों पर अडिग हैं। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 शंभू बॉर्डर। अपनी मांगों को लेकर तमाम किसान संगठन दूसरे दिन भी दिल्ली कूच के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बॉर्डर पे उनको रोक दिया गया। हरियाणा के बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा इस वक्त बवाल मचा हुआ है। लगातार उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और आंसू गैस के गोले, प्लास्टिक के बुलेट्स भी चलाई गई हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में भी चारों तरफ नाकेबंदी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसानों से आग्रह किया है कि बातचीत का रास्ता वो अपनाएं। हालांकि सरकार ने किसानों से लगातार अपनी मांगों की सूची में नए मुद्दे जोड़ने से बचने का आग्रह किया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरी तरीके से अलर्ट है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार कृषि मंत्री के संपर्क में है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से बातचीत करके समाधान निकाला जाए और ये आंदोलन पिछली बार की तरह बहुत लंबा न खिंचने पाए। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि इसको राजनीतिक रूप न दिया जाए और सरकार लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी कोई बात बनती दिखाई नहीं देती। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन को लेकर अब बीजेपी जनता के बीच जाने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल बीजेपी ने ग्राम परिक्रमा अभियान 12 तारीख से शुरू किया है, लेकिन चूंकि इस बीच किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जो कि पार्टी को लगता है कि उसके खिलाफ जाएगा, उसे लेकर अब बीजेपी जनता के बीच जाएगी। देश भर में करीब 5 करोड़ किसान परिवारों के घर पे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचेंगे और मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है, क्या लाभ दिया है, किसान सम्मान निधि से लेकर तमाम जो योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई है उसके बारे में जानकारी देगी और बताने का प्रयास करेगी कि किसानों का सच्चा हितैषी नरेंद्र मोदी ही है और बीजेपी की सरकार ही है और आगे भी किसान उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। इन तमाम यानी कि विरोध प्रदर्शन के कार्ड के तौर पर बीजेपी अब ग्राम परिक्रमा जो कार्यक्रम है उसको चलाएगी। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि आज ये दिल्ली पुलिस का और किसानों का भी आज दूसरा दिन है जो टीकरी बॉर्डर पर किसान नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी चाक चौबंद व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। टीकरी बॉर्डर पर रोहतक, बहादुरगढ़ और जिंद की तरफ से आने वाले किसानों को यही रास्ता तय करके दिल्ली की तरफ को जाना होगा, जिस पर पुलिस ने पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी है। फिलहाल जो रूट है वो चारों तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। लोगों को यहाँ से करीब 2 किलोमीटर अंदर की तरफ से रूट डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ में मोहम्मद यूसुफ,
न्यूज़ 24 टीकरी बॉर्डर, दिल्ली। राजस्थान कांग्रेस अब सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने वाली है। दरअसल सोनिया गांधी आज जयपुर आई है। उन्होंने पार्टी की ओर से उस आदेश को मान लिया जिसमें उन्हें राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने का इजाज़त दी गई थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसकी रिक्वेस्ट की थी। पीसीसी अध्यक्ष की ओर से भी इस पूरे रिक्वेस्ट को भेजा गया था पार्टी हाईकमान के बाद। उसके बाद सोनिया गांधी विधानसभा पहुंची। उनके साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। सोनिया गांधी 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है। अब पहला मौका होगा जब वे राज्यसभा जा रही है और इसके लिए राजस्थान को चुना गया है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को राज्यसभा राजस्थान से भेजने के मामले को लोकसभा चुनाव में कितना बुना पाती है, अपने कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उत्साह का संचार कर पाती है। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। बीजेपी ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। गुजरात से इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को राज्यसभा भेजा जा रहा है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा गुजरात से गोविंद भाई ढोलकिया और मयंक भाई नायक और साथ ही जसवंत सिंह, सलाम सिंह परमार को राज्यसभा का उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। जेपी नड्डा को छोड़कर ये तीनों जो नेता हैं ये जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और पिछली बार के जो वरिष्ठ नेता थे उन सभी का टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिया है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। वहीं श्रीमती मेधा कुलकर्णी को भी महाराष्ट्र से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। ये पूर्व विधायक रही हैं। इसके अलावा अजीत गोपछड़े को भी बीजेपी ने महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर अभी और भी कुछ राज्यों से उम्मीदवारों की सूची आनी बाकी है, लेकिन जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको गुजरात से बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया है। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 7 उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। राज्यसभा की सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता लेने वाले आरपीएन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी सहित 7 नेताओं ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश भाजपा के महामंत्री अमरपाल मौर्य, नवीन जैन, साधना सिंह, डॉक्टर संगीता बलवंत, चौधरी तेजवीर सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में ओबीसी चेहरों को काफी प्रमुखता दी है और किसी भी बाहरी को इस बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। जिन 7 लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है उनमें से 4 ओबीसी, 2 सवर्ण बिरादरी और 1 जैन समुदाय से आते हैं। हालांकि संख्या बल के हिसाब से समाजवादी पार्टी के 3 और बीजेपी के 7 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं। इनमें से 6 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा। इसी के लिए राजनीतिक पार्टियों में महाभारत शुरू हो चुकी है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा है और यहीं पर बड़ा खेल होने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए जाने माने दलित नेता चंद्रकांत हंडोरे को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। राज्य में कांग्रेस के पास 45 विधायक हैं, तो वहीं बीजेपी के पास 6 में से 3 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। लेकिन यदि बीजेपी चौथे उम्मीदवार को मैदान में उतारती है तो क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है। वहीं एनसीपी और शिवसेना में बगावत होने के बाद राज्य में पहला बड़ा चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सुनवाई करते हुए अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी और शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया है। विधानसभा स्पीकर कार्यालय ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और इस पर स्पष्टता मांगी है कि किसके व्हिप को ही असली व्हिप माना जाए। कैमरा पर्सन सुनील भर्ती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार में 6 राज्यसभा सीट के लिए आज एनडीए के तरफ से 3, यानी पहला नाम भीम सिंह और दूसरा जो नाम है वो धर्मशिला गुप्ता का है और तीसरा जदयू के तरफ से संजय झा, जबकि कांग्रेस के तरफ से अखिलेश सिंह ने आज अपना नामांकन फाइल किया। एनडीए उम्मीदवारों में से एक भीम सिंह अति पिछड़ा चंद्रवंशी समुदाय से आते हैं और दूसरा नाम धर्मशिला गुप्ता पेशे से सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हैं। तीसरा नाम संजय झा जो पहले बीजेपी में थे, 2012 में नीतीश कुमार से जुड़े एमएलसी बने, फिर बिहार के कैबिनेट मंत्री बने। चौथा नाम अखिलेश सिंह जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राज्यसभा सांसद भी हैं। राज्यसभा के लिए मतदान 27 फरवरी को होगी और इस राज्यसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि बिहार के 2 बड़े नाम इस बार राज्यसभा नहीं जाएंगे। पहला नाम
बीजेपी के सुशील कुमार मोदी और दूसरा नाम जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी पद से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा बेहद तेज हो गई है, क्या जयंत चौधरी की तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी के साथ कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य राज्यसभा का टिकट न मिलने से नाराज थे, तो कुछ लोगों का मानना है स्वामी प्रसाद मौर्य फर्रुखाबाद की सीट से नवल कुमार शाक्य को टिकट देने से नाराज थे। नवल कुमार शाक्य मौर्य की बेटी संघमित्रा से अलगाव हो चुका है। संघमित्रा बदायूं से बीजेपी सांसद हैं। वहां से अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी में महासचिव पद पर मैं भी हूँ, दूसरे बड़े नेता भी महासचिव के पद पर हैं। उनका बयान, पार्टी का बयान, मेरा बयान, मानसिक विक्षिप्त बयान कैसे? ऐसे में समाजवादी पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी को झटका देने की तैयारी में हैं? कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में महज 7 दिनों के भीतर 13 जिलों से होकर गुजरेगी। 785 किलोमीटर के इस सफर में राहुल गांधी 15 जनसभाएं करेंगे। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्ग के लोगों से संवाद भी किया जाएगा और लोगों की समस्याएं भी समझी जाएंगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा बिहार से होते हुए 16 फरवरी को चंदौली जिले के नौबतपुर से प्रदेश में दाखिल होगी। पद यात्रा करते हुए चंदौली के पड़ाव में राहुल गांधी रात्रि विश्राम करेंगे। 17 फरवरी को वाराणसी के गोलगड्डा मंदिर से विश्वेश्वरगंज तिराहा होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके बाद पहली सभा गोदौलिया चौराहे पर होगी। इसके बाद राजापुर चौराहे पर भी एक जनसभा होगी। उसके बाद अमेठी रायबरेली होते हुए यात्रा 20 फरवरी को लखनऊ में प्रवेश कर जाएगी। राहुल गांधी लखनऊ के बाद कानपुर होते हुए झांसी तक जाएंगे और यात्रा उत्तर प्रदेश में यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद ये यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलनकारी मनोज जारंगे पाटिल के आमरण अनशन का आज 5वां दिन है। इस बीच मनोज जारंगे पाटिल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनके नाक से ब्लड आने की खबर है, लेकिन मनोज जारंगे पाटिल इलाज नहीं करवा रहे। उन्होंने पहले ही कहा था कि इस बार का उनका अनशन और कठिन होने वाला है। इस बार वो न तो कोई दवा लेंगे और न ही पानी लेंगे। इस बीच आंदोलनकारी आक्रामक हो गए हैं। आज महाराष्ट्र के कई जिलों में बंद बुलाया गया है। सबसे ज्यादा असर बीड़, इसके अलावा हिंगोली और मनमाड़ में दिख रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसमें मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा होगी। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले का हल कब तक निकल पाती है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली की जनता को वैलेंटाइन गिफ्ट दिया है और वो गिफ्ट है 350 इलेक्ट्रिक बस। जी हाँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली के एलजी ने आज 350 बसों को हरी झंडी दिखाई और 350 इलेक्ट्रिक बसें की जो संख्या है अब बढ़कर हो जाएगी 1650, यानी कई फेज में इलेक्ट्रिक बसों को जो है दिल्ली की सड़क पर उतारा गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जो है इलेक्ट्रिक बसें जो हैं खड़ी हैं बेड़े में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री के साथ साथ एलजी ने इसको हरी झंडी दी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को बढ़ाया जाए। 2025 तक ये माना जा रहा है कि जो बसों की संख्या है वो तकरीबन 7000 के करीब होगी और ऐसे में विश्व में, भारत में, खास करके दिल्ली में ऐसा राज्य बनेगा जो कि प्रदूषण मुक्त और शोर मुक्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर एनसीपी विधायकों की योग्यता पर गुरुवार को फैसला सुनाएंगे। यह फैसला गुरुवार देर शाम तक आ सकता है। आपको बता दें कि फैसले से पहले बैठकों का दौर जो है वो जारी है। फैसले से पहले एनसीपी के दोनों गुटों ने बैठक बुलाई है। मंगलवार देर रात तक देवगिरी बंगले पर अजीत पवार ने अपने नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक की है। इसके अलावा पुणे में शरद पवार की एनसीपी ने भी अपने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। खबर है कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से पहले एक बार फिर एनसीपी अजीत गुट की जो है बैठक बुलाई गई है। अगर बात करें तो इस बैठक में दोनों गुटों ने विधायकों की अयोग्यता पर आने वाले फैसले पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आगामी राज्यसभा और लोकसभा चुनाव पर भी मंथन
किया जाएगा। वहीं पुणे में शरद पवार गुट की ओर से विधायकों और सांसदों की जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में जब नया चुनाव चिन्ह मिलेगा उसे किस तरह से लेकर जनता के बीच में जाया जाए, इसको लेकर मंथन हुआ है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में लगातार हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है और वहीं पे बीजेपी की तरफ से आरोप है कि बीजेपी के तमाम नेताओं की बेवजह से गिरफ्तारी किया जा रहा है। इसको लेकर सुकांतो मजूमदार संदेश खाली जाना चाहते हैं तो उन्हें बीच रास्ते में वहां पे गिरफ्तार करके पुलिस उन्हें गेस्ट हाउस में रोक रखा है। तो सुकांतो मजूमदार का साफ तौर पर कहना है कि वो आज फिर से संदेश खाली जा रहे हैं और वहां पे जिस तरह से महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है और महिलाओं के द्वारा जो जमीनें हैं यहाँ पे शाहजहां शेख और उसके करीबियों द्वारा जबरन दखल किया गया है। तो इन सब चीजों को लेकर लगातार पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की तरफ से आज पूरे पश्चिम बंगाल में एसपी और कमिश्नर थाना का भी घेराव किया जाएगा। पुलिस की तरफ से वहां पे किसी प्रकार का अप्रिय घटना न हो, पूरे इलाके में 144 धारा को लगाया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान को भी तैनाती किया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से संदेश खाली यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है और संदेश खाली में हिंसा गतिविधियां देखी जा रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, संदेश खाली। कश्मीर घाटी में आज पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सीआरपीएफ के उन वीर जवानों को याद किया गया जिन्होंने आज से ठीक 5 साल पहले इस आत्मघाती कार ब्लास्ट में अपनी जान गंवाई थी और इस मौके पर यहाँ कश्मीर घाटी के पुलवामा लेथपुरा इलाके में कई सारे जो श्रद्धांजलि की सभाएं हैं वो की गई। लेथपुरा इलाके में सीआरपीएफ द्वारा सबसे बड़ी श्रद्धांजलि की सभा की गई जिसमें पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन के लोग भी शामिल हुए और इसके साथ साथ बीजेपी नेताओं और यहाँ पर बीजेपी वर्कर्स ने ठीक उसी जगह पर पुलवामा लेथपुरा में जाकर जहाँ पर ये हमला हुआ था शहीदों को श्रद्धांजलि दी, फूल चढ़ाए। तो आज के मौके पर यहाँ कश्मीर घाटी में सुरक्षा भी अलर्ट पर देखने को मिली। श्रीनगर से पुलवामा इलाके तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी ताकि आज के मौके पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। पारा शून्य से कई डिग्री नीचे, हाथ कपा देने वाली सर्दी और इस सर्दी के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। ये आप देखिए, ये वो जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान हैं, ऑफिसर हैं जो इस भारी बर्फबारी के बीच भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद है ऐतिहासिक मुगल रोड पर। ये वो मुगल रोड है जिस जगह से आतंकी जो है वो घुसपैठ करते हुए इस रोड से निकलते हैं। लेकिन आप देखिए कि भारी बर्फबारी के बावजूद भी यहाँ पर जवान कितने ज्यादा अलर्ट हैं, अत्याधुनिक हथियारों से पूरी तरह से लैस हैं। पाँव बर्फ के नीचे जा रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि पेट्रोलिंग करना कितनी बड़ी चुनौती होता है और यही वो बहादुर जवान है जो दुश्मन द्वारा पाले गए आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, मुगल रोड। बिहार में राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन कर रहे नियोजित शिक्षकों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो सक्षमता परीक्षा होगी उसमें फेल होने के बाद भी किसी भी टीचर की नौकरी नहीं जाएगी। इनके लिए जो नियमावली बनाई गई थी उसके बाद कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने यह किया था कि 3 परीक्षा ली जाएगी और जो इस परीक्षा में फेल होंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। यही बात को लेकर ये नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे थे और बीते मंगलवार को बिहार के अलग अलग इलाकों से करीब हजारों की संख्या में नियोजित शिक्षक पटना पहुंचे थे। इन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया था। इस दौरान बीजेपी दफ्तर का घेराव करते हुए इन पर लाठीचार्ज भी हुआ था जिसमें कई शिक्षक जो हैं जख्मी हुए थे। बाद में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 15 फरवरी को इनसे बात करने के लिए इनको बुलाया है, लेकिन इससे पहले शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि कमेटी की अनुशंसा पे सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। हिंदू धर्म में भगवान बद्रीनाथ के धाम को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। इसी क्रम में इस बार भगवान बद्रीनारायण के कपाट 12 मई
प्रातः 6 बजे खुलेंगे, जबकि भगवान को अभिषेक किए जाने वाला तेल गाड़ू घड़ा तेल 25 अप्रैल को राजमहल नरेंद्र नगर में पिरोया जाएगा, क्योंकि बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का प्रमुख निवास स्थान माना जाता है। इस धाम में भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों में से एक में नारायण भगवान की पूजा की जाती है। कपाट खुलने के संदर्भ में बात करें तो इस वर्ष बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान से और सुमुहूर्त प्रातः 6 बजे का है। वहीं गाड़ू घड़ा तेल पिरोए जाने की तिथि 25 अप्रैल 2024 को निर्धारित है। इस तेल से धाम को खुले होने पर नियत समय पर हर रोज भगवान बद्रीनाथ नारायण का अभिषेक किया जाता है। न्यूज़ 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के आखिरी गांव के आखिरी स्कूल में। ये स्कूल स्थित है पुंछ के दिगवार सेक्टर में और स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल दिगवार 13वां। यहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये आप स्कूली बच्चों को देखिए, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता था। पाकिस्तान की ओर से भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में फायरिंग की जाती थी। पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे जाते थे। सीधा असर पड़ता था इन बच्चों की पढ़ाई पर। लेकिन अब ये जो तमाम बच्चे हैं, ये आखिरी स्कूल है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा का, अपनी जो पढ़ाई है वो कर रहे हैं। बिल्कुल क्लासरूम के बगल में है कम्युनिटी बंकर। ये जो बंकर है ये इन बच्चों के लिए बनाया गया है। ये देखिए बच्चे आसानी से जो है इस बंकर में जा सकते हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 LOC पुंछ।